मैंने मोशन को पिछले वीडियो में, पिछले एपिसोड में मोशन को मैं विस्थापन तक, दूरी और विस्थापन तक जाके करके रोका था और आज जो उससे आगे ले चलता हूँ। मैं बोला था पिछली वीडियो में कि दूरी और विस्थापन का मैं एक दो न्यूमेरिकल करवा दूंगा और न्यूमेरिकल करवाने से पहले उसमें जो न्यूमेरिकल में जिस चीज़ की नीड होती है, एक होता है दिशा निर्देशांक और एक होता है पाइथागोरस प्रमेय जिसकी जरूरत होती है। तो पहले मैं उसको बताना चाहूँगा। तो दिशा निर्देशांक किसको कहते हैं, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं दिशा निर्देशांक। दिशा निर्देशांक में नॉर्थ, उत्तर हमेशा ऊपर की तरफ लिखते हैं और फिर जिस जस्ट उसके अपोजिट साउथ होता है तो साउथ हो जाएगा नीचे की साइड में और फिर ईस्ट हो जाएगा दाएं और हमारे बाएं हो जाएगा वेस्ट। अब अगर कोई सवाल आया कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला तो हम ऐसे लिखेंगे, उत्तर यानी कि ऊपर की ओर 4 किलोमीटर चला और फिर लिखा कि फिर पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चला तो ऐसे बढ़ाएंगे। ये इसीलिए दिशा निर्देशांक की जरूरत होती है और इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय लगता कब है, इसकी कंडीशन क्या है? तो इसकी सबसे पहली कंडीशन ये है, पहले अगर कोई त्रिभुज है, उसकी दो भुजाएं मुझे मालूम है और तीसरी भुजा का मान निकालना है। दो भुजाओं का मान मालूम है और तीसरी भुजा का मान निकालना है। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगता है और इसकी जो सबसे फर्स्ट कंडीशन है, जो इसकी कंडीशन है कि कम से कम एक कोण समकोण पे होना चाहिए। कम से कम एक कोण समकोण पे होना चाहिए। त्रिभुज का कोई भी कम से कम एक कोण समकोण पे होना चाहिए, तभी हम पाइथागोरस प्रमेय का वहां पे यूज करेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे यूज होता है। तो मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है जिसकी ये भुजा है 4 सेंटीमीटर की और ये भुजा है 3 सेंटीमीटर की। अब इस भुजा को बोलते हैं आधार, इसको ए से निरूपित करते हैं और इस भुजा को बोलते हैं लंब। इसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ए बी सी। तो भुजा जो AC है इसको बोलते हैं आधार और भुजा जो BC है इसको बोलते हैं लंब और जो भुजा AB है इसको बोलते हैं कर्ण। अब पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमें आधार तो मालूम है, लंब भी मालूम है, लेकिन मुझे कर्ण नहीं मालूम है। तो पाइथागोरस प्रमेय के जरिए से हम निकालते हैं कि लंब का मान एक्चुअल में कितना है। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर प्लस आधार 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर 25, के स्क्वायर बराबर 25, के बराबर √25, तो हो जाएगा के बराबर ±5। लेकिन यहाँ पे लंबाई है और लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होती, लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होती, इसलिए हम सिर्फ +5 ही लिखेंगे। तो के बराबर हुआ +5 यानी कि कर्ण का जो मान है वो हुआ +5। ये चैप्टर का भाग नहीं है पाइथागोरस प्रमेय, ये सिर्फ इसकी जरूरत है इस चैप्टर में, इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स में इसकी सिर्फ जरूरत है, इसलिए मुझे बताना पड़ा। तो आप देख सकते हैं और आगे भी आएगा इसका उपयोग, तो आप काफी अच्छे से वहाँ पे समझिएगा। तो अब इसको मैं इरेज करता हूँ
और सिलेबस को आगे ले चलता हूँ। तो पिछले वीडियो में मैं दूरी और विस्थापन तक जाके अपने सिलेबस को एंड किया था और आज मैं उससे आगे ले चलता हूँ और ये भी बोला था कि मैं 1-2 न्यूमेरिकल करवाऊंगा दूरी और विस्थापन पे, ताकि जो थियरी है, जो सिलेबस है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। क्योंकि कोई भी थियरी, कोई भी सिलेबस वो सवाल से ही क्लियर होता है। ऐसे हम पढ़ लेते हैं लेकिन अगर हम उस पर न्यूमेरिकल्स नहीं करते हैं तो क्लियर नहीं होगा। बहुत सारी बातें हैं जो खुल करके न्यूमेरिकल्स नहीं आती। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहला जो न्यूमेरिकल्स है कि कोई एक व्यक्ति है जो अपने बाजार से, कोई एक व्यक्ति है जो अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चला। तो मान लेते हैं कि ये इसका घर का पॉइंट है व्यक्ति के, और 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। तो 4 किलोमीटर चला उत्तर की ओर, यानी ऊपर की तरफ। हम दिशा निर्देशांक से पता कर लेते हैं। तो 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, 4 किलोमीटर। फिर उसके बाद 3 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चला, 3 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चला और बाजार पहुंच गया। अब व्यक्ति बाजार पहुंच गया। तो पहला सवाल ये है कि व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी, व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी निकालिए। और दूसरा ये है कि व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल विस्थापन। तो अब देखते हैं कि दूरी कितना है, विस्थापन कितना है। तो हम देखेंगे कि व्यक्ति यहां से चला, पॉइंट ए से चला पॉइंट बी और पॉइंट सी पर जाके ठहर गया, रुक गया। तो व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी तो 4 किलोमीटर और फिर यहां से यहां चला 3 किलोमीटर। तो कुल दूरी बराबर कुल दूरी बराबर 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर बराबर 7 किलोमीटर। तो लिखेंगे कि व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी 7 किलोमीटर है। अब चलते हैं विस्थापन की तरफ। ये विस्थापन कितना है? तो विस्थापन बताने से पहले मैं विस्थापन का परिभाषा एक बार और फिर बोलता हूँ कि विस्थापन किसको कहते हैं। तो किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो उस व्यक्ति का प्रारंभिक स्थिति ए है और अंतिम स्थिति सी है, और इन दोनों ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी यही है। आप बिल्कुल देख सकते हैं ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी ये है। अब व्यक्ति का जो विस्थापन हुआ तो AC हुआ। ये व्यक्ति का क्या है? AC क्या है? व्यक्ति का विस्थापन। अब विस्थापन कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे कि एक त्रिभुज बन गया और ये एक समकोण पे है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय हम लगा दिए। अब ये एक कर्ण के मानिए है विस्थापन, तो विस्थापन निकाल देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये AB लंब है और BC आधार है। तो कर्ण यानी कि विस्थापन स्क्वायर बराबर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर मैं बताया हूँ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण निकालना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार BC 3 का स्क्वायर प्लस लंब 4 स्क्वायर। तो k स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 बराबर 25। तो k बराबर अंडर रूट 25, k बराबर 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखेंगे कि व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी 7 किलोमीटर और व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल विस्थापन 5 किलोमीटर है और कुल दूरी 7 किलोमीटर।
तो ये एक न्यूमेरिकल था, सिर्फ दूरी और विस्थापन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अभी आगे और बाकी सवाल करवाऊंगा। अभी एक सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बता दिया हूँ। अब सिलेबस को आगे चलते हैं और सिलेबस कंप्लीट हो जाने पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे, कॉम्पिटिटिव भी करवाए जाएंगे, बोर्ड के लेवल का भी करवाए जाएंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। चलते हैं आगे। अब आगे आता है एक अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि सदिश राशि, इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो अदिश राशि किसको कहते हैं और सदिश राशि किसको कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो अदिश वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। और वे भौतिक राशियां जिन्हें परिमाण और दिशा वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। अब अदिश राशि परिमाण से मतलब है कि जैसे, तो फ्रेंड्स अब समझते हैं अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। अदिश राशि किसको कहते हैं? अदिश राशि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशि कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। और सदिश राशि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती हैं, सदिश राशि कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। अदिश राशि जैसे दूरी, दूरी क्या है? अदिश राशि। सदिश राशि जैसे विस्थापन, विस्थापन सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है। दूरी को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होगी। जैसे कि दूरी अगर रहेगा तो 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, सिर्फ इतना रहेगा। लेकिन विस्थापन जब भी लिखेंगे, विस्थापन जब भी आता है तो विस्थापन आएगा 2 मीटर और इसके साथ में दिशा भी रहेगा पूर्व की ओर या फिर निगेटिव और पॉजिटिव करके आता है। तो इससे मालूम चलता है कि विस्थापन किस दिशा में है। हालांकि अभी ये कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं होगा, आगे अगर सवाल हम लगाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। तो अब और आगे चलते हैं। अब चलते हैं चाल की तरफ। चाल, अब इसको मैं इरेज करता हूं, आप उतार सकते हैं अपने कॉपी पे। तो चाल किसको कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय मतलब कि समय का मान 1 होना चाहिए, या तो 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 घंटा। तो चाल
स्पीड। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल s बराबर हो जाएगा दूरी, चाल बराबर लिखेंगे दूरी बटा समय। ये चाल का फॉर्मूला है, स्पीड का ये फॉर्मूला है। तो चाल यानी कि स्पीड s बराबर दूरी डिस्टेंस d, और समय को t से संकेत करते हैं। तो s बराबर d बाई टी, ये है स्पीड का फॉर्मूला। और चाल एक अदिश राशि होता है दोस्तों। चाल क्या होता है? अदिश राशि। और चाल बराबर होता है s बराबर d बाई टी। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब आगे चलते हैं। अब होता है एक औसत चाल। औसत चाल किसको कहते हैं? औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, औसत चाल। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू कुल दूरी। कुल दूरी को लिख सकते हैं, मान लेते हैं एक दूरी है x1 और एक दूरी है x2 और एक दूरी है t1 और एक दूरी है t2। ये है दोस्तों एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। इसको आप नोट कर लो। अब औसत चाल में बताता हूँ किसे कहते हैं, और चाल पे भी एक छोटा सा सवाल आप करेंगे। तो इसे इरेज करते हैं और चलते हैं एक छोटे से सवाल की तरफ, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे चाल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्पीड इक्वल टू डी बाई टी और एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। अब देखते हैं, ये एक सीधी सड़क है और इस पे एक व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है। अब ये पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी पर जाकर के रुका, और पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की दूरी है 100 मीटर। और इसको पॉइंट ए और पॉइंट बी से पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचने में लगा समय है 10 सेकेंड। अब एक व्यक्ति है जो सीधी सड़क पर चल रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचने में उसकी जो समय लगी 10 सेकेंड, और पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की दूरी है 100 मीटर। तो निकालते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है तो व्यक्ति की स्पीड क्या है? व्यक्ति की स्पीड क्या है? अब यहाँ फार्मूला से हम समझेंगे। इस फार्मूला से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस है 100 मीटर और टाइम है 10 सेकेंड। अब इक्वल हो जाएगा 100 मीटर 10 सेकेंड। अब इसे डिवाइड करेंगे, 10 का कट जाएगा तो आ जाएगा आंसर 10। अब ये हो जाएगा मीटर
पर सेकेंड। तो चाल की जो मात्रक होता है, चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हैं। अब औसत चाल को समझा देता हूं, अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। अब यही व्यक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चला और पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की दूरी है 100 मीटर और पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जाने में लगा समय है 10 सेकेंड। अब ये पॉइंट बी से फिर आगे थोड़ा चला पॉइंट सी पर और पॉइंट सी के बीच की दूरी है, पॉइंट सी के बीच की दूरी है 200 मीटर और पॉइंट बी से पॉइंट सी पर जाने में लगा समय 20 सेकेंड। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी पर गया। अब पॉइंट ए से बी पर जाने में लगा 10 सेकेंड और पॉइंट बी से पॉइंट सी पर जाने में लगा 20 सेकेंड। तो जो व्यक्ति है उसका एवरेज स्पीड क्या है, उसकी औसत चाल क्या है? तो औसत चाल ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू कुल दूरी x1 प्लस x2, ये x1 है और ये है x2 और ये t1 है और ये है t2। तो कुल दूरी x1, कुल दूरी x1 प्लस x2, x1 का मान है 100 मीटर और x2 का मान है 200 मीटर अपान t1 प्लस t2 का मान है 10 सेकेंड प्लस t2 का मान है 20 सेकेंड। तो 100 200 इक्वल 300, 10 20, 10 प्लस 20 बराबर 30। इसका भी आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो उस व्यक्ति की चाल है 10 मीटर पर सेकेंड और औसत चाल भी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, त्वरण का मात्रक जानते हैं कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, और उससे पहले ये जानते हैं कि त्वरण एक सदिश राशि होता है। सदिश राशि ऐसे होता है कि इसमें आया है वेग और वेग होता है सदिश राशि, इसलिए त्वरण भी क्या है, सदिश राशि। अब इसका हम निकालते हैं मात्रक, ये मात्रक क्या होगा? तो त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक। अब त्वरण बराबर क्या है? विस्थापन परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो क्या है? ये है ये क्या है? वेग। वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। वेग है और वेग का मात्रक हम जान चुके हैं कि मीटर प्रति सेकेंड होता है और उसके बाद है बटा, लगाते हैं बटा, और ये टाइम है और टाइम का मात्रक होता है सेकेंड, तो लिख देंगे सेकेंड। अब इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो त्वरण का मात्रक है दोस्तों, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। अब इसको कवर कर सकते हैं। तो त्वरण का मात्रक हम जान चुके हैं कि त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। अब त्वरण समझते हैं कि वास्तव में त्वरण किसे कहते हैं, हम त्वरण को कैसे फील करें कि त्वरण है क्या? त्वरण क्या है? जब हम बाइक चलाते हैं और हम एक्सीलरेटर लेते हैं तो हमारी जो बाइक की स्पीड है अचानक बढ़ जाती है। वो क्या होती है, हमारी जो बाइक है वो त्वरित हो जाती है, या फिर हमारी बाइक बहुत ही स्पीड चल रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड में चला रहे हैं, और फिर हम जब ब्रेक लेते हैं तो हम ये फील करते हैं कि हम थोड़ा स्लो हो गए हैं अपनी गति से, जो एक्चुअल हमारी गति थी उससे थोड़ा हम स्लो हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी त्वरण का कार्य करता है, वहाँ पे निगेटिव त्वरण का, जब हम ब्रेक लेते हैं तो निगेटिव त्वरण कार्य करता है जिसे मंदक कहते हैं, और
जब हम एक्सेलरेटर लेते हैं तो वहां पे होता है पॉजिटिव त्वरण, जिसे त्वरण ही कहते हैं। तो समझते हैं कि त्वरण क्या है। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो बाइक से जा रहा है, कोई व्यक्ति बाइक से जा रहा है और पॉइंट ए यहां पर है, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब व्यक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी पर 1 सेकेंड में पहुंचा और फिर 2 सेकेंड बाद पॉइंट ए से वो पॉइंट सी पर पहुंचा। फिर 3 सेकेंड में वो पॉइंट बी पर पहुंचा। एक व्यक्ति है जो पॉइंट ए से चला, 1 सेकेंड बाद पॉइंट ए बी पर पहुंचा, 2 सेकेंड बाद पॉइंट सी पर और 3 सेकेंड बाद पॉइंट बी पर पहुंचा। और पॉइंट ए और पॉइंट बी से उसकी जो वेग थी, उसका जो वेग था, उसका जो चाल था, वो था 2 मीटर पर सेकेंड। और जब बी से सी पर गया तो उसकी चाल हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। अब जब सी से डी पर गया तो उसकी चाल हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। तो हम देखेंगे कि पॉइंट ए से तो 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से गया, लेकिन पॉइंट बी के बाद वो 4 मीटर से गया और पॉइंट सी के बाद 6 मीटर पर सेकेंड की चाल से गया। तो हम देखेंगे इसकी चाल बराबर कंस्टेंटली बढ़ रही है। और कितना बढ़ रही है? 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड क्या है? इसकी चाल बढ़ रही है। इसी को कहते हैं त्वरण। तो त्वरण हो जाएगा, त्वरण बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये तो हो गया डायरेक्ट, हम ऐसे बता दिए, लेकिन आपको जरूरी है कि फार्मूले से बताएं। तो फार्मूले से कैसे निकालेंगे? तो त्वरण बराबर होता है, पहले त्वरण का फार्मूला लिख लेते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन डेल्टा v अपान डेल्टा t, टाइम परिवर्तन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1। तो ये v1 मान लेते हैं, ये v2 मान लेते हैं और ये v3। और 1 सेकेंड है b पे t1 और यहाँ पे t2 और यहाँ पे t3। तो हम निकालते हैं त्वरण। a बराबर हो जाएगा v2 माइनस v1। अब v2 कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड, 4 माइनस v1 कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। अब t2 कितना है? t2 2 सेकेंड, 2 और t1 1 सेकेंड। t1 यहाँ पे 1 सेकेंड, आप देख सकते हैं 1 बराबर हो गया 4 माइनस 2 2 और 2 माइनस 1 बराबर हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि त्वरण फार्मूले से भी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो और आगे चलते हैं, आप इसे उतार सकते हो, अपनी कॉपी पे उतार सकते हो। फिर सिलेबस को आगे ले चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं गति के समीकरण की तरफ। गति के समीकरण 3 होते हैं। पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होता है, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब चलते हैं बोर्ड पे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि गति के समीकरण को मैंने नोट कर दिया है, लिख लिया है। तो v बराबर पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as।
अब देखते हैं कि v क्या है, h क्या है, u क्या है, t क्या है, s क्या है। तो u है दोस्तों प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को कहते हैं u से निरूपित करते हैं। तो u हो गया आपका प्रारंभिक वेग और v है अंतिम वेग। और a है आपका त्वरण और t है टाइम समय। h है आपका ऊंचाई और s है विस्थापन। या दूरी कह सकते हैं। तो आप इसे कॉपी पे नोट कर सकते हैं गति के समीकरण और इसके जो v है, u है, t है, s है, h है, ये सब क्या क्या है इस समीकरण में। जैसे u को प्रारंभिक वेग कहते हैं, v को अंतिम वेग, a को त्वरण, t को टाइम समय, h को ऊंचाई और s को विस्थापन या दूरी। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब इसका यूज कहाँ होता है, सवालों में इसका यूज है, आप समझ जाएंगे। जब सवाल आएगा तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शायद अभी थोड़ा सा अनदेखा सा लग रहा है। तो जब सवाल पे हम आएंगे, न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आई होप आपने नोट कर लिया और हम चलते हैं आगे। अब लगभग हमारा चैप्टर जो है मोशन लगभग ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है। कुछ पॉइंट्स, कुछ हेडिंग्स बचे हैं, एक दो, उनको करवा करके पूरी चैप्टर जो है हम लोगों की एंड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम चलेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब आगे एक हेडिंग आता है इंस्टेंट स्पीड या इंस्टेंट वेलोसिटी, तात्क्षणिक चाल जिसको कहते हैं। तात्क्षणिक चाल इंस्टेंट स्पीड, तात्क्षणिक चाल। किसी गतिमान वस्तु के एक विशेष समय पर चाल को ही तात्क्षणिक चाल कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु की एक विशेष समय पर चाल को ही तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन है, आप इसे लिख लीजिए और आगे हम चल करके समझते हैं, सवाल के माध्यम से समझेंगे कि असल में तात्क्षणिक चाल क्या होता है। तो तात्क्षणिक चाल भी खत्म हुआ। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ग्राफ पूरे फिजिक्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूरे कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, बड़े से बड़े कंपटीशन के लिए, इंजीनियरिंग कंपटीशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ग्राफ को हमें साथ में समझना चाहिए, अच्छी तरीके से समझना चाहिए। ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, तो हम ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ, अब ग्राफ होता क्या है और कैसे होता है, तो हम समझेंगे किसी एक फार्मूले के जरिए से। तो पहला फार्मूला मैं यही लेता हूं चाल का। चाल आप जानते हैं S बराबर d/dt।
टी, S बराबर डी बाई टी। अब इसका मतलब है S बराबर डी बाई टी। अब इसको हम लिख सकते हैं कि S प्रोपोर्शनल टू S प्रोपोर्शनल टू 1/t। पहला कंडीशन ये बनता है इस फार्मूले से, और दूसरा कंडीशन बनता है S प्रोपोर्शनल टू d। तो इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसको हिंदी में पढ़ते हैं कि S व्युत्क्रमानुपाती t, और इसको पढ़ते हैं S अनुक्रमानुपाती d। तो S व्युत्क्रमानुपाती यानी कि S इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको इंग्लिश में कहेंगे। अब S व्युत्क्रमानुपाती t का मतलब होता है कि जब ये चाल है और ये समय, तो जब चाल बढ़ेगी, चाल का मान बढ़ेगा तो समय का मान घटेगा। इस स्थिति में चाल का मान बढ़ेगा तो समय का मान घटेगा, चाल का मान बढ़ेगा तो समय का मान घटेगा। इसका मतलब ये होगा। अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे कहेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये 1/, नहीं है, ये डायरेक्टली है। तो जब चाल यानी कि स्पीड, चाल का मान बढ़ेगा, यहाँ पे चाल का मान बढ़ेगा तो d का मान यानी कि दूरी का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा तो बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर चाल बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ेगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या है कि चाल अगर बढ़ा तो समय घटेगा, अगर समय बढ़ा तो चाल घटेगा। तो अब समझते हैं ग्राफ से पहले इसे समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो ग्राफ समझते हैं। तो जब ये केस हो, जब ग्राफ कहेगा कि आप चाल यानी कि S और T के बीच ग्राफ खींचिए, तो जब हम ग्राफ खींचेंगे S और T के बीच में, जब S और T के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो अगर S बढ़ा तो T घटेगा और T बढ़ेगा तो S घटेगा। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। मतलब एक बढ़ा तो दूसरा घटना ही घटना है। तो इस केस में ग्राफ होता है, ये हो गया S चाल और ये हो गया T समय। ये रेखा समय को निरूपित करता है और ये रेखा चाल को निरूपित करता है। तो इस कंडीशन में ग्राफ अंदर की ओर धंसा हुआ होगा। इस कंडीशन में ग्राफ क्या होगा? अंदर की ओर धंसा हुआ, यानी कि अगर चाल बढ़ेगा तो T घटेगा और T घटेगा तो चाल बढ़ेगा। इस कंडीशन में ग्राफ होगा अंदर की ओर धंसा हुआ। अब दूसरा कंडीशन ये है S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D, मतलब चाल अनुक्रमानुपाती दूरी। इस कंडीशन में अगर दूरी बढ़ेगी तो चाल भी बढ़ेगी, चाल बढ़ेगी तो दूरी भी बढ़ेगी। तो इस कंडीशन में अगर कहेगा कि चाल और दूरी के बीच ग्राफ खींचिए, चाल और दूरी के बीच ग्राफ खींचिए, ये हो गया चाल S और ये हो गया दूरी T। इसका ग्राफ होगा सीधी रेखा में, इसे बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। ओरिजिन पॉइंट से सीधी रेखा में चलेगी। इसका ग्राफ ये हुआ। अब अगर पूछ दिया कि दूरी यानी कि दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचिए, अभी तो था कि चाल और दूरी के बीच ग्राफ पढ़ लिए और चाल और समय के बीच ग्राफ पढ़ लिए, लेकिन अगर बोल दिया कि दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचिए तो इससे पहले हमें क्या लाना पड़ेगा? इनके बीच कौन सा संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या करेंगे,
इसका यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा st, यानी कि दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो यहाँ से इसका रिलेशन अगर हम निकालेंगे तो d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, यानी कि अगर दूरी बढ़ेगी तो समय भी बढ़ेगी, जब दूरी बढ़ा तो समय भी बढ़ा। तो इसकी भी जो ग्राफ होगी यही वाली होगी, सीधी रेखा में। तो ये हो गया दूरी, ये दूरी की रेखा हो गई और ये समय की रेखा हो गई। अब दूरी बढ़ रहा है तो समय भी बढ़ रहा है, और समय बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ रहा है। तो इसका भी ओरिजिन पॉइंट से सीधी रेखा में होगा। अब ग्राफ, इसमें तीन ही कंडीशन में ग्राफ बनता है, और तीनों कंडीशन का ग्राफ मैंने। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं सवाल की तरफ। अब मैंने मोशन की सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया, सारे जो मोशन का चैप्टर है वो सारा कॉन्सेप्ट पूरा कर दिया मैंने, सारे डेफिनेशन बोल दिए, सारे परिभाषाएं पढ़ा दिया, और जो फार्मूला था वो सब भी बता दिया, उस पर छोटे मोटे सवाल भी बता दिए। अभी अगली वीडियो में भी पूरा डिटेल में हर टाइप का सवाल बताऊंगा, और भी एक छोटा सा सवाल है उसको देख लीजिए जो गति के समीकरण पे डिपेंडेंट है। तो सवाल है, किसी गाड़ी की चाल 10 मीटर पर सेकेंड है, 4 सेकेंड बाद उसकी चाल 16 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो उस गाड़ी का त्वरण ज्ञात करें तथा 2 सेकेंड पर तात्क्षणिक वेग को ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं, अब देखें क्या क्या दिया है और कौन से फार्मूले का यूज करेंगे हम इन तीनों में। तो पहले दिया है कि किसी गाड़ी का चाल 10 मीटर पर सेकेंड है, कह रहा है कि किसी गाड़ी का चाल 10 मीटर पर सेकेंड है, मतलब ऑलरेडी है, तो ये इसकी प्रारंभिक चाल हो गई। तो प्रारंभिक चाल को हम u से निरूपित करते हैं, तो u बराबर हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कहता है 4 सेकेंड बाद उसकी चाल 16 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो 4 सेकेंड क्या है, टाइम, तो t बराबर हुआ 4 सेकेंड, और उसके बाद ये उसकी चाल 16 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, यानी कि 4 सेकेंड बाद उसकी चाल 16 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, यानी कि जो 16 मीटर पर सेकेंड है ये उसकी अंतिम चाल है, और अंतिम चाल को हम v से निरूपित करते हैं। तो v बराबर हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है, पूछ रहा है तो गाड़ी का त्वरण निकालिए, तो पूछ रहा है हमसे a का मान। तो इन सारे मान को देखेंगे कि पहले फार्मूले में हमें मिल रहा है, पहले फार्मूले के हम यहाँ पे यूज कर देंगे। पहला फार्मूला v बराबर होता है u प्लस at। अब v का मान 16 और u का मान 10, और a निकालना है तो a को 1 लिख देंगे, और t टाइम का मान दिया है 4 सेकेंड इंटू 4। अब ये 16 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 10 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे इसको भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस। 16 माइनस 10 बराबर 4a, तो 4a बराबर 6, a बराबर 6/4 बराबर 1.5। तो a का मान हुआ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको आप अपनी कापी पे उतार सकते हैं, और आगे चलते हैं तात्क्षणिक वेग की ओर, जो कि 2 सेकेंड पर पूछ रहा है। तो 2 सेकेंड पर गाड़ी का तात्क्षणिक वेग क्या होगा। तो 2 सेकेंड पर गाड़ी का तात्क्षणिक वेग पूछ रहा है। अब वेग पूछ रहा है 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर वेग का मतलब कि अंतिम वेग, और अंतिम वेग v का मान पूछ रहा है। यहाँ पर v का मान पूछ रहा है 2 सेकेंड पर। अब यहाँ टाइम का मान हम 4 सेकेंड नहीं लेंगे, सिर्फ 2 सेकेंड लेंगे, और त्वरण को हमने फाइंड आउट कर लिया है।
तो त्वरण बराबर हुआ 1.5 हमने निकाल लिया है, और u का मान हमें पहले से मालूम है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 2 सेकेंड पर पूछ रहा है, तो यहाँ टाइम का मान लेंगे t बराबर 2 सेकेंड। फिर उसी फार्मूले का यूज करेंगे, v बराबर u प्लस AT। अब v का मान पूछ रहा है, u का मान दिया है 10, a का मान दिया है 1.5 और t का मान दिया है 2, तो 10 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3 बराबर हुआ 13, तो यहाँ तात्क्षणिक वेग हुआ 13 मीटर पर सेकेंड। तो उस गाड़ी की 2 सेकेंड पर तात्क्षणिक वेग आया 13 मीटर पर सेकेंड, और वेग त्वरण 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सवाल है, आप इसे उतार लीजिए, और अगले वीडियो में पूरा डिटेल में हर टॉपिक पे हर टॉपिक का क्वेश्चन हम करवाएंगे न्यूमेरिकल्स, और मोशन का जो सिलेबस है यहाँ तक क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि पूरी लाइफ लर्निंग की टीम कितनी मेहनत कर रही है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे सिलेबस को प्रोवाइड करा रही है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कम से कम हमारे चैनल लाइफ लर्निंग को एक लाइक दीजिए, एक शेयर दीजिए, और हर वीडियो को वॉच करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।